अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? ठीक ठाक स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरेज चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें है एक्सरेज। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? एक्सरेज है। कभी कभार सोचता हो यार, क्यों न मैं इसमें कोई गाना शेयर करूं, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि यार हम गानों के लिए आए या चैप्टर, मैंने जो चैनल सब्सक्राइब किया तो ये तो गानों के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ, वरना दिल बहुत करता है कि कुछ इस तरह करो। नो प्रॉब्लम, हमने पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ रिलेटेड चीज़ ही है जो हमने करने भी हैं। चलो आपको तो बताता हूँ कि गाने बस मत सुनिए, एक्सरेज सुनिए, ठीक है। एटम्स को पढ़िए, एटम्स को सुनिए, एटम्स के गानों को सुने, ठीक है। ओके, चलो 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 चलो, एक्सरेज, व्हाट इज एक्सरेज? चलो सबसे पहले एक्सरेज क्या चीज़ होता है, चलो जनाब बताने वाला हूँ। एक्सरेज जो था, इनिशियल जब जो क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बाद गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब काम किया था, उस वक्त भी कुछ अननोन रेज डिस्चार्ज ट्यूब से खारिज हो रहे थे। मैं क्रुक्स का इसलिए नहीं कहता कि उनके क्रुक्स ने तो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया था और इसमें हम हेवी मेटल इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी दूसरी उनने जो हेवी मेटल इस्तेमाल किया था, उस वक्त कुछ रेस खारिज हो रहे थे। उन रेस के नेचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो कैथोड रेस का नेचर का तो पता था कि इलेक्ट्रॉन था, और कैनाल रेस का पता था तो प्रोटॉन था, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ये रेस जो थे ये किसी को पता नहीं चलता था कि ये क्या है, तो उन्होंने उनको अननोन रेस का नाम दिया। और अननोन आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, अननोन के लिए हमने तो बस कुछ करना नहीं है, बस एक्स ही इस्तेमाल करना है। लेट फॉर एग्जाम्पल द अननोन थिंग इज एक्स, ऑफ ऐसा ही कहते हैं ना, तो एक्स, तो ये रेस थे, एक्स रेस। लेटर ऑन इसका बहुत हमने सब कुछ निकाले हैं, ये क्या चीज़ है हमने नहीं, उन्होंने। हम इस तरह नहीं है, नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया, आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाइए, पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और बस आपने आगे जाना ही है। तेरे सामने आसमान और भी है, ठीक है, जहाँ और भी है, सॉरी, तेरे सामने जहाँ और भी है, कुछ इस तरह, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, कभी मायूस नहीं होना है। आपने साइंटिस्ट बनना है, आप बन सकते हैं, लेकिन आपने मेहनत करना है। मैंने नहीं किया इसलिए मैं नहीं बना, मैंने ज़्यादा नहीं कर सका इसलिए मैं नहीं बना, आप तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब एक्सरेज, अब लेक्चर नंबर 17 क्लास फर्स्ट ईयर एंड एक्सरेज, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर इनके प्रोडक्शन के बारे में आपको सही पता चलेगा। दीज और EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन जिनके प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड EMR। तो इनके मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा एक्सरेज जो है वो EMR है। दीज और न्यूट्रल रेज है। ये रेज जो है हमारे पास, ये न्यूट्रल रेज है, ओके। ये रेज हमारी न्यूट्रल रेज है। दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इनका वेवलेंथ जो है, उनका वेवलेंथ छोटा होता है। वेवलेंथ इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का तो इनवर्स रिलेशन है, ओके, ऑटोमेटिक बात है, ठीक है जी। दीज रेज और नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब न्यूट्रल है, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने प्रॉपर्टीज में नहीं लिखा, ये न्यूट्रल रेज है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आप शामिल कर सकते हैं। न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको नहीं अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ नहीं बेंड करेगा, नहीं मुड़वाएगा, ठीक है। दीज रेज कैन आयोनाइज गैसेस को आयोनाइज कर देता है। दीज रेज आर ब्रोकन द फोटोग्राफिक फ्लैट्स। दीज रेज कैन ब्रिंग म्यूटेशन। जनाब
EMR वो क्लियर हो गई, न्यूट्रल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। दिस हैव हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है। दी हाई पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये होता है, देखो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका किसी उंगली का हड्डी टूटा है या आपके सीने में कोई तकलीफ है या कोई आपके गर्दन में कोई तकलीफ है, यहाँ पर कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर कहते हैं जाओ यार एक्सरे करो। जब आप एक्सरेस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपसे रेज गुजारता है, तो रेज तुम्हारे टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर देता है, अंदर जाने को पेनिट्रेशन कहते हैं, तो पेनिट्रेशन करता है, ठीक है। हड्डियों से नहीं कर सकते, हड्डियों से रिफ्लेक्शन करता है। आप ये भी कह सकते हैं ये रिफ्रैक्ट भी हो सकता है और रिफ्लेक्ट टिश्यूज में ये रिफ्रैक्शन कर देता है, और जो हड्डियाँ होती है वहाँ से रिफ्लेक्शन कर देते हैं। ओके जी, दैट इज, तो ये क्या होता है, इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कि उनकी न्यूट्रल है। दीज रेज कैन, और जब गैसेस के ऊपर इसको डाला जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं आयोनाइजेशन ही ब्रिंग करता है, आयोनाइजेशन लाता है। दीज रेज कैन ब्रोकन फोटोग्राफिक फ्लैट जो होता है हमारा, पिछले ज़मानों में हम इस्तेमाल करते थे यार, वो कैमरे वाला पिक्चर होता था जिसमें हम एक फिल्म डालता था और इसमें 36 फोटोज़ होते थे, और किसी ख़ास मौके पर, शादी ब्याह में किसी ख़ास मौके पर हम पिक्चर खींच लेते थे। आप लोग सोचेंगे ये कैसा होता है, आज तो मेरे मोबाइल में तो 10 लाख से ज़्यादा पिक्चर है, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं, ठीक है। और उन 36 पिक्चर्स को हम ख़ास मौके पर पिक्चर खींच लेता था, लेकिन जब हम 36 फोटोज़ खींच लेते, इसके बाद हमने वो फिल्म जो होता था उनको अंधेरे में हम इसको निकालते, कैमरे से निकालते और फिर इस तरह रखते कि कोई लाइट इसके ऊपर ना पड़े वरना जल जाएगा, फ़ोटो जल जाएगा। हम फिर कहते थे ये फ़ोटो जल गया है, जल नहीं देते, ये एक्सरेज उनके ऊपर पड़ते थे जिसकी वजह से उनको ब्लैक कर देते, ब्लैकन, इट इज़ ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट, ओके, ब्लैकन डाउन, ब्लैकन, ये ब्लैक कर देता है, ख़राब कर देता है। दूसरा इसके ना ब्रिंग म्यूटेशन, म्यूटेशन कैसे लाता है? देखो, जब आपको ये बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, आपके जब बच्चे होते हैं ना, इनके एक्सरेज मत करो। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये हमारे सेल्स के अंदर, ये हमारा फॉर एग्जांपल हमारा ये एक सेल है, खासकर बच्चों के सेल, ये उनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पड़े होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल पड़े होते हैं। इन क्रोमेटिन ये क्रोमोसोम्स से बने होते हैं, क्रोमेटिड से बने होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं और इन पर डीएनए और एनएनए और जीन का सीक्वेंस होता है। इस तरह होता है ना, इस तरह होता है ना, इस तरह होता है कि मैं कैसे इसको करो, इस तरह, इस पर इस तरह के जीन्स के सीक्वेंस पड़ा होता है। तो ये बराह रास्त वहाँ पहुँच के इन जीन के सीक्वेंस को ख़राब कर देता है, और जब सीक्वेंस ख़राब हो जाते हैं तो म्यूटेशन आएगा, ठीक है, म्यूटेशन आएगा। तो ख़ासकर बच्चे जो होते हैं उनका एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बच्चों के टिश्यूज़ जो होते हैं वो हसास होते हैं, और जो तुम्हारी जो पीटस होता है ना, पीटस जो माँ के पीठ के अंदर बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है ना, उनका तो नहीं करना चाहिए, वहाँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहाँ तो मसला हो जाएगा फिर, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा। ओके जी, दीज आर कुछ प्रॉपर्टीज। प्रोडक्शन कैसे हुआ था जनाब? 3 तरीके हैं। एक को कहता है कुलिज मेथड, फिर इसके बाद बेट्रॉन मेथड है, और इसके बाद हमारा है कौन सा मेथड? रोंटिजन मेथड। हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रोंटिजन। रोंटिजन ने क्या किया था, चलो प्लीज़ इसको ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए, यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज़ थे, बहुत सारे आप लिख सकते हैं, इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। ये चीज़ आपने पढ़ना है, कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। रोंटिजन ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर उन्होंने रिड्यूस किया वैक्यूम पंप के जरिए, जैसे कि क्रोक्स ने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, जो उनने किया था उसी तरह रोंटिजन ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंटरनल प्रेशर को उन्होंने रिड्यूस किया 0.001 टा तक, 0.001 टा तक, सॉरी टा तक, इतना प्रेशर उन्होंने बहुत कम किया, और 330,000 से लेकर 50,000 तक वोल्टेज उन्होंने पास किया। सोर्स यहाँ पर था, वोल्टेज का सोर्स कहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ उन्होंने जब इतना करंट पास किया, ये नेगेटिव वाला था और ये पॉजिटिव वाला, ओके। जब इनने पास किया, यहाँ पर उन्होंने एक क्या लिया, छफर लगाया था, उन्होंने एक फिलामेंट लगाया था।
इस वोल्टेज पर ये गर्म होना शुरू हो गई। जब ये गर्म हो गई तो उन्होंने अपना जो एनर्जी था उन्होंने कैथोड को प्रोवाइड किया। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गई। जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गई और इतना बड़ा सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करने के लिए इतना सोर्स प्रोवाइड किया गया। तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ आके कहा जाएगा, पॉजिटिव के पीछे जाएगा। और किसके पीछे जाएगा? न्यूट्रॉन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आना शुरू हो गया। बताओ, चलो अब ये बताइए, बताओ, बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी, बहुत बड़ी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? जब इस एनोड को उन्होंने हिट किया तो क्या होना शुरू हो गई? ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर उनके एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ स्पीड के साथ आ रहा है। जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं और बड़ी तेज़ दौड़ते हैं तो अब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो ही खड़े हो जाते हो 2-3 मिनट के बाद तुम्हारा एनर्जी लॉस हो जाता है और तुम आहिस्ता आहिस्ता कूल होना शुरू हो जाए, तुम्हारा एनर्जी रेडिएशन के शक्ल में निकलते हैं। इसी तरह ये जो रेज आ रहे थे, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा था ना, वेलोसिटी जब ज़्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर एनोड तो बहुत हेवी मेटल है। याद रखो, ये जो मेटल लिया गया था ये बहुत बड़ा हेवी था। तो उन्होंने उसको कहा साइलेंट साइलेंट साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। ओके, इन्होंने साइलेंट किया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस किया उन्होंने। किधर चला गया वो एनर्जी? अबे तो वापस नहीं जाता है। तो वो एनर्जी जो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन खारिज होना शुरू हो गई। इन रेस को उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स रेस का नाम दिया। तो अगर ये पॉजिटिव होता ना तो इसके पीछे भागता, और अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर जम जाता, ठीक है। तो न्यूट्रल है इसलिए बाहर निकल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स रेस। समझ आया? मसला तो नहीं, बहुत आसान है, कोई मसला है ही नहीं जनाब। आपने थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने क्या पढ़ना है? क्या हुआ? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, वैक्यूम पंप लगाया, अंदरूनी प्रेशर को कम किया, अंदरूनी जो हवा था, जो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर था, उसको उनने रिड्यूस किया 0.001 तक, और करंट कितना, वोल्टेज कितना पास किया? इतना, ठीक है। फिर क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। यहाँ पर फिलामेंट लगा हुआ था, इस फिलामेंट ने एनर्जी कैथोड को दिया, कैथोड गर्म हो गई तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गई, वोल्टेज प्रोवाइड था, तो इलेक्ट्रॉन बड़े एक्सेलरेट वेलोसिटी के साथ एनोड की तरफ आना शुरू हो गए। एनोड पर इन्होंने एनर्जी लॉस किया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन व्हिच इज नोन एज एक्स रेज। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ओके, इनके दो किस्में हैं। यहाँ से आगे फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके दो किस्में होते हैं। कितने किस्में होते हैं? दो किस्में होते हैं। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्स रेज, कंटिन्यूअस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एक्स रेज। और दूसरा क्या है? दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। ओके, चलो 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 कंटिन्यूअस एक्स रेज को थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आपको आसानी से इसका समझ आएगा इंशाल्लाह। आपने तवज्जो देना है, तवज्जो के अलावा कुछ नहीं देना है, ठीक है। तवज्जो देना है, तवज्जो के अलावा कुछ नहीं देना है। ओके, कंटिन्यूअस एक्स रेज। एक एटम बना देता हूँ, आप देखें, ये हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये उसका K शेल है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये उसका L शेल है, ये उसका M शेल है, ये उसका N शेल है। ओके, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गई यहाँ से, तो कंटिन्यूअस एक्स रेज में क्या हो जाता है? देखो कैसे पैदा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गई, उन्होंने इसको पढ़ा, इस पर पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, वो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आना शुरू हो गई। बराह रास्त उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस पर पढ़ा। किधर पढ़ा? किधर पढ़ा? न्यूक्लियस पर पढ़ा।
तो क्या हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो वेलोसिटी था वो V0 था, इसका जो एनर्जी है वो V0 एनर्जी है। जब इसका वेलोसिटी बड़ी तेज वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी जाता है। लेट फॉर एग्जांपल वो V0 जो है वो बराबर है हाफ mv0 स्क्वायर। ओके, अब क्या हो गया, जब यहां पर आया बराह रास्त न्यूक्लियस के साथ टकरा गया तो न्यूक्लियस ने इसका सारा जो इसका वेलोसिटी था उसको पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील किया और इसका सारा के सारा एनर्जी उन्होंने ले ही लिया, ठीक है। तो इसका जो अब बाहर तो अभी नहीं निकल रहा है ना, बाहर तो नहीं निकल रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका V जो है अभी इसका जो बाहर ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था और ये आउटकमिंग इलेक्ट्रॉन का आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तो वो कितना है, वो 0 है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ऑफ ने V0 से माइनस V इक्वल टू क्या, V0 हाफ mv स्क्वायर, हाफ V0 स्क्वायर, ये वापस बनेगा। तो उतना ही एनर्जी क्या करेगा बताओ, अब यहां पर इतना एनर्जी था, यहां पर सारे के सारे एनर्जी वो 0 हो गई क्योंकि कंप्लीटली उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये वो रेडिएशंस की सूरत में खारिज होगा। अब बताओ, सेकंड बताता हो इसके बाद आता हो, सेकंड बताता हो इसके बाद आता हो, नेक्स्ट में आ जाओ। अब अगर कोई रेज, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहां से आना शुरू हो गई, इस कैश शेल के पास से गुजर रहा है लेकिन न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ बैंड कर देगा, तो इसको बैंड कर देगा। ओरिजिनल पाथ इसका ये था, मस्ट बी रिमेंबर, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन उन्होंने बैंड किया अपनी तरफ, अभी इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो अभी लेकिन पूरा के पूरा उन्होंने साइलेंट नहीं किया, बल्कि उसका थोड़ा सा एनर्जी लिया और बाकी एनर्जी उनने यहां से निकल गई। तो अभी V0 की क्या है, ये V0 है, ठीक है, और इसका V क्या है, इसका V ये है। इस V0 से इसको V को मनफी करना है। तो अब पहले केस में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा था, अभी वहाँ से सारे के सारे एनर्जी रेडिएशन के शक्ल में खारिज हो गए, लेकिन अब कुछ एनर्जी कुछ यहाँ पर निकला आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन की शक्ल में जो यहाँ से निकलता है, ठीक है, और कुछ जो था ना, कुछ जो उन्होंने एनर्जी लॉस किया तो वो रेडिएशन की शक्ल में यहाँ पर खारिज होना शुरू हो गई। ये अब बताओ, अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ, क्या इसका एनर्जी ज़्यादा है या इसका? जाहिर बात है यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा था, बिल्कुल 0 हो गए, तो ये डिफरेंस, ये एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा, मोर एनर्जी, ठीक है, और इसका एनर्जी ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होगा, इससे तो कम होगा ना। और अगर इलेक्ट्रॉन, इनकम इलेक्ट्रॉन इस शेल से गुजर रहा है तो अभी भी बेंड हो जाएगा, अभी ओरिजिनल पाथ ये था लेकिन थोड़ा सा बेंड होना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब ये V है, ये V0 है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अब बहुत फर्क आएगा। अब जो रेस खारिज हो रहे हैं इनसे, उनका बहुत कम, ज़्यादातर एनर्जी यहाँ से गुजर गया, थोड़ा सा उनने अट्रैक्ट किया, जो अट्रैक्शन की वजह से इसका थोड़ा सा एनर्जी निकलना शुरू हो गई। तो अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस शेल से गुजार दूँ और फिर इस तरह करेगा तो जनाब ये जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी का गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस चीज़ का है, फिर इस चीज़ का है, फिर इस वाले का है, और फिर इस वाले का है, सॉरी ये वाले जो है ये वाले का, फिर इसका है। तो हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है, कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाता है, डिफरेंस आता है। लिहाजा इस किस्म के एक्स रेस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्स रेज कहते हैं। इस किस्म के रेस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्स रेज कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। क्योंकि अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी ये आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंस आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो क्या कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं आ रहा है,
ये न्यूक्लियस की बात है, जिसकी वजह से इसको हम कंटिन्यूअस एक्स रेज कहते हैं। शायद आप लोगों को इस चीज़ का समझ आया होगा। मैं दूसरा बना देता हूँ, आप ज़रा देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज को मैं बना देता हूँ, आप लोगों को अब वाज़ेह तरह से समझ आएगा। ठीक है, बताओ। देखो, ये हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये K शेल है, ये इसका L शेल है, ये इसका M शेल है और ये इसका N शेल है। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज में कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बराह रास्त अट्रैक्शन नहीं रखेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन ने आके उनने क्या किया, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से कैथोड से निकल रहे थे और एनोड पर पड़ रहे थे, तो एनोड में जो मेटल इस्तेमाल होता था उनके किस शेल, K शेल पर पड़ता है। तो आप लोगों ने कहा था कि एक्स रेज गैसेस को, चीज़ों को आयोनाइज कर देता है, गैसों को खासकर, लेकिन ये चीज़ पढ़े तो सबसे पहले इस बड़ी वेलोसिटी के साथ जब इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर वैकेंसी प्रोवाइड हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और यहाँ पर फिर 18 है और फिर 32 है एंड सो ऑन है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। चलो छोड़ो उनको, एक इलेक्ट्रॉन। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा। ठीक है, फिर या यहाँ से आएगा इस वैकेंसी को पूरा करने, या फिर यहाँ से आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, इस गैप को फिल करेगा ना, कि उनके इलेक्ट्रॉन तो इस शेल में मोस्ट स्टेबल है, तो अब इसे इलेक्ट्रॉन निकले तो इस इलेक्ट्रॉन को चांस ही मिला कि मैं क्यों न जाऊं यार, स्टेबल जगह में क्यों न जाऊं, ये आएगा। या फिर अगर ये नहीं आता है, वैसे सुस्ती का मुजाहरा करता है तो ये आएगा, और अगर ये नहीं आता है तो ये आएगा। ठीक है, अब बताओ, अब देखो यहां से आ गई, अगर इलेक्ट्रॉन L शेल से K में वापस जंप होने किया तो क्या यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है कि नहीं। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस से दूरी पर। ये बहुत ज़्यादा दूर है, अगर ज़्यादा दूरी पर है तो इसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ ज़्यादा दूर है तो इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका कम है, तो जब इसमें आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो क्या करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन खारिज होगा। यस, अब अगर यहाँ से आ गई तो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ से आना शुरू होगा तो अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत है तो क्या होगा, अब इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, किस चीज़ से, इससे। और अगर यहाँ से आता है तो बहुत डिफरेंस पैदा होता है, बहुत डिफरेंस आता है कि नहीं आता है, एनर्जी का बहुत गैप आता है। जब एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़, अब अगर कुछ इस तरह हो जाए, इसको थोड़ा सा जहन में रखो, कुछ इस तरह हो जाए, फॉर एग्जांपल इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने K शेल से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला बल्कि L शेल से उन्होंने यहाँ पर वैकेंसी प्रोड्यूस की, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वापस, तो इनका एक्स रेज खारिज होगा, या फिर यहाँ से करेगा, इनका एक्स रेज खारिज करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ से करेगा, इनको एक्स रेज खारिज करेगा। क्या ख्याल है, बहुत दूर से जब हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर इसका फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से ज़ाहिर करो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है, पहले वाली का। तो अभी देखता हूँ, वापस मुड़ते हैं K शेल की तरफ। अगर L शेल से इलेक्ट्रॉन बैक जंप लगाता है, अगर L शेल से इलेक्ट्रॉन बैक जंप लगाता है तो उसको हम फिर कहते हैं K अल्फा। ये भी एक्स रेज की एक किस्म है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस था तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा था। यहाँ पर तो न्यूक्लियस एक शेल, K शेल से भी हो सकता है, L से भी हो सकता है, M से भी हो सकता है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये डिपेंड करता है शेल्स के नंबर पर। अभी खास या न्यूक्लियस तो हर एटम में एक ही होता है ना, इसलिए ये कंटिन्यूअस फ्रॉम द कंटिन्यूअस एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो शेल नंबर पर इनके कैरेक्टर डिपेंड करता है।
ठीक है, इसलिए इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज कहते हैं। जनाब क्या है, तो अगर एल शेल से ये एल शेल है, देखो ये एल है, ये एम है और ये एन है। अगर एल से, और ये क्या है, अगर एल शेल से के शेल में वापस आता है तो इसको क्या है, अल्फा। अगर एम शेल से आता है तो इसको क्या, बीटा। और अगर एन शेल से आता है तो इसको क्या, गैमा कहते हैं। तो बताओ क्या गैमा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के गैमा सबसे ज्यादा, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा, हाँ बेशक के बीटा किधर थे, ये था, ठीक है। और आखिर में फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। और अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ ऑफ के गैमा सबसे कम होगा। ये ऑर्डर है, ये एमसीक्यूज में हो सकता है। और फिर वेवलेंथ ऑफ के बीटा, और फिर वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। और इस तरह एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा, एंड सो दैट इज ऑल। ये है एक्स रेज। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने थोड़ा सा तवज्जो दे के आप इसको कर सकते हैं। प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़ा करें, कोई मसला हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसके बाद हमारा मोज़लेला आता है, तो आपने मोज़ले इसको आज अच्छी तरह से पढ़े तो आपको मोज़ले में कोई मसला नहीं रहेगा। इंशाल्लाह मोज़लेला नेक्स्ट हमारा लेक्चर है मोज़लेला। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।